हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सोल्यूशन चैप्टर में। बच्चे, हमने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं सोल्यूशन चैप्टर के, जिसमें हमने लेक्चर 1 से लेके 8 तक कवर किया है। अगर आपने उसे देखा नहीं है, आप जाके उसे जरूर देखें, चेक करें। और कोई भी कंसेप्ट अगर आपका वीक है तो आप उसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे करेंगे आज सैंपल पेपर सॉल्व, सैंपल पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तब सो दैट आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है और इन्हें आपको करके ही जाना चाहिए फॉर बोर्ड एग्जाम। डोंट टेक इट लाइटली। अगर आपने चैप्टर तैयार किया है तो इसमें मैंने आपके लिए बहुत ईजी कर दिया है। सारे सैंपल पेपर के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने क्या करना है, कॉपी पेन उठाना है और फटाफट से इनको सॉल्व करना है, राइट। पहले खुद ट्राई करो, अदरवाइज आई विल प्रोवाइड यू सोल्यूशन ऑल्सो, राइट। तो चलो भाई, स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे, ये आपका कब का है, 25-26 इस बार के सैंपल पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है। आपने पूरी अगर लेक्चर कंप्लीट कर ली है, न्यूमेरिकल अपनी तरफ से कंप्लीट कर लिया है, तो एक बार अपने आप को चेक करो वेदर यू आर एबल टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस और नॉट, क्योंकि आपको बोर्ड्स में ऐसे ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सीबीएसई ऑलरेडी बता चुका है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल के लिए। तो एक बार करते हैं ट्राई। व्हाट इज दिस क्वेश्चन? तो ये कहता है, देखो, सिंपली 70 gram solute is dissolved in 700 gram solvent to prepare a solution having density this and the ratio of its molality and molarity. Very good, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाई देखो, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर हम लोग देखें तो इन्होंने यहाँ से आपसे क्या पूछा है, पहले देखा करो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। दे आर आस्किंग फॉर द रेशियो ऑफ मोलालिटी एंड मोलारिटी। तो आई विल राइट हियर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। इन्होंने पूछा है मोलालिटी एंड मोलारिटी का रेशियो, ठीक है, दे आर आस्किंग दैट। अब हम अपना कंसेप्ट यूज करेंगे। मैं यहाँ पे एक सिंपल अप्रोच बताऊंगी आपको कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, क्योंकि आज हमारा सेशन केवल क्वेश्चन पे बेस्ड होने वाला है, तो हम इसे फटाफट सॉल्व करेंगे, राइट। तो मोलारिटी का आपको पता है कि फॉर्मूला अगर मैं देखूं क्या होता है मोलारिटी का, यहाँ पे आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं ऊपर, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। अगर वो ग्राम में होता है तो ऊपर 1000 होता है, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम अगर तुम्हारा किस में होता है, ml में होता है, तो ऊपर हम लोग क्या लेते हैं बच्चे, 1000 लेते हैं। सिंपल ये फॉर्मूला आपके पास होता है। लेकिन अब हमें पता है कि अगर मैं इसको और ओपन करके लिखूंगी तभी बात बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट तो ये दिया नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, W2 अपॉन में M2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को हमने यहाँ पे ओपन कर दिया। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, हमने इसको पुट कर दिया। इनटू यहाँ पे क्या हो गया, W1, अगर ये ग्राम में है तो ऊपर क्या हो गया आपका 1000, एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय, किससे हो गया, W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दैट, वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया M2 इंटू, यहाँ पे आपका वॉल्यूम था तो हम यहाँ पे लेंगे, हमने इसको ओपन कर दिया, वहां पे हमारा मास था, यहाँ पे आ गया वॉल्यूम, तो V in ml। अब बच्चे कहेंगे कि वॉल्यूम तो मैम दिया ही नहीं है, तो हमें पता है वॉल्यूम नहीं दिया तो क्या हो गया, वॉल्यूम इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है मास अपॉन में डेंसिटी। तो आपको बच्चे यहाँ पे सोल्यूशन की डेंसिटी दी हुई है ना, डेंसिटी इज गिवन टू यू। और मास ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, हाउ डू वी गेट मास ऑफ सोल्यूशन? तो आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता है, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम लेना है, तो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन यूज होगा। तो इन्होंने सोल्यूट का मास कितना दिया है, 70 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 700 ग्राम। तो विल प्लेस दैट 70 प्लस 700, तो दिस विल बी 770 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया बच्चे, ये हो गया हमारा मास ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी आपकी दी हुई है, कितनी दी है डेंसिटी, डेंसिटी इज गिवन टू यू, दैट इज 1.5 ग्राम पर ml, इतनी आपको डेंसिटी दी हुई है। तो यहां से हम डायरेक्ट वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। अगर मैं इसको पुट करूं डेटा को तो मेरा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, नीचे लिख देते हैं हम लोग। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आ गया, मास हो गया 770 अपॉन में डेंसिटी आपकी 1.5। व्हाट कैन वी डू नाउ, विल अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीज इसमें कैंसिल आउट हो रही है, हम इसे काट देंगे। तो ये चीज अगर आपके ऊपर है तो नीचे जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो सिंपली हमारा ये वाला टर्म जो है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। W2 इस W2 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, M2 हमारा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, सो वी विल गेट, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो V ml डिवाइडेड बाई W1, ये हमारा यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा होना चाहिए। तो V कितना आया बच्चे हमारा, V हमारा आ गया 770 अपॉन में 1.5,
और W1 कितना दिया हुआ है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है 700। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये आंसर आ जाना चाहिए। और ये जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 0.73, तो ये वैल्यू आता है आपका 0.73। तो रेशियो ऑफ मोलालिटी, मोलालिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और कैपिटल M से हम डिनोट करते हैं मोलालिटी को, तो ये मोलालिटी है, ये मोलालिटी है, तो ये रेशियो आपका आ जाएगा 0.73। तो इस तरह से आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। हमने केवल फॉर्मुलाज जो पुट करके इसको निकाला है, आप जितनी चीजें कट सकते हैं उसे काट दो। डायरेक्ट भी मैं यहाँ पे इसको काट सकती थी, लेकिन मैंने सिंपल आपको समझाने के लिए इसे ओपन करके लिखा है। आई विल डू इन वन स्टेप, इसको इससे कैंसिल आउट किया तो हमारा क्या हो गया, नीचे W1 चला गया, ऊपर V आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट इसको करते हैं तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं V अपॉन में हमारा W1 आ गया, और V ये हम ट्रिक करते हैं JEE के लिए फास्ट वे में, लेकिन अभी सिंस हम लोग बोर्ड्स के बच्चों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो बोर्ड्स के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई विल गो स्लोली कि भाई आपको समझ में आए यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको चीजें क्लियर ना हो, राइट। तो डायरेक्ट हम इसे करेंगे, नहीं तो आपने डायरेक्ट ही करना होता और आप इजीली आंसर निकाल लोगे। तो क्लियर हो गई बात, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है। लेकिन अगर बच्चे स्टिल अभी तक कंफ्यूज हैं क्लास 12 में होने के बाद, मोलारिटी क्या है या उनके फॉर्मूलाज कैसे हैं, तो इसमें आपके प्रैक्टिस नीडेड है। इन्होंने यहाँ पे डेंसिटी वाले कंसेप्ट को भी मिक्स करके पूछा हुआ है और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनाया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये हमारा अभी इस साल के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, राइट। तो चलो पढ़ते हैं। तो जिन्होंने कर लिया वो थम्स अप दे अपने आप को और आगे बढ़े, और चैट बॉक्स में भी मुझे बताना कितने क्वेश्चंस आपने करेक्ट कर दिए आफ्टर डूइंग लेक्चर, और सारा कंप्लीट सिलेबस करने के बाद कितने क्वेश्चंस आप अपने आप कर पाए, ठीक है। चलो भाई लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये सोल्यूशन भी आपके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट डायरेक्टली। यहाँ पे देखो सिंपली इन्होंने मोलालिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया, मोलालिटी के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी और आपका यहाँ पे मास निकाल दिया और डायरेक्ट इन्होंने यहाँ पे पुट कर दिया। तो इस तरह से भी आपका वही फाइनल डेटा आ गया। ऊपर हमारा यहाँ पे वॉल्यूम यही हमने निकाला हुआ है, देखो हमारा क्या आया था ऊपर 770 अपॉन में 1.5 700, तो यही चीज इनकी भी आई हुई है 770 1.5। तो यू कैन डू इट फ्रॉम हियर आल्सो, ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव अहेड। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है बच्चे। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 2, इससे ये जो हमारा सोल्यूशन चैप्टर है इससे हमारे बिल्कुल एरियाज फिक्स है। मैं जब भी बच्चों को पढ़ाती हूँ तो आई जस्ट टेल देम कि भाई जिससे अगर देखोगे तो पहला टॉपिक जो होता है इसमें कंसंट्रेशन टर्म होता है, तो जनरली बैलेंस पेपर पूछा जाता है, कंसंट्रेशन टर्म से क्वेश्चन आ गया। उसके बाद तुम्हारा जो सेकंड टॉपिक होता है वो राउल्ट्स लॉ, हिंदीज लॉ एज वेल एज आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन, उससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है जो कि कंसेप्चुअल भी होता है। फाइनली लास्ट में आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से एक न्यूमेरिकल आता है। तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना होता है। तो देखते हैं क्या क्या इन्होंने कैसे बैलेंस पेपर बनाया था ये वाला, और इसी तरह का आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके फाइनल पेपर्स में। नाउ क्या कह रहे हैं यहाँ पे, when 50 ml of phenol and 50 ml of aniline are mixed, ठीक है। आपको पता है किसको मिक्स कर रहे हैं, पहले चेक किया करो क्वेश्चन को, फिनॉल और एनिलीन को। और जैसे ये नाम आए बच्चे आप नोटिस करो कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। मैंने आपको लेक्चर में भी सेम एग्जांपल लेके बताया हुआ है, ये दोनों किस तरह का इंटरैक्शन शो करते हैं। ये वाले हमारे इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, ये स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन शो करते हैं और ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है। ये लेक्चर में भी डिस्कस है, आप चेक कर लेना अगर आपको कहीं कोई भी कंफ्यूजन है। तो मेरे को देख के ही पता चल रहा है कि फिनॉल एनिलीन हमारा कैसा मिक्सचर बनाएंगे, स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शन करेंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहे हैं when 50 ml of phenol and 50 ml of aniline are mixed, predict whether the volume of the solution is equal to, greater than और लेस देन 100 ml। बहुत ही बढ़िया। आपको पता है जो नेगेटिव डेविएशन होते हैं उसमें वॉल्यूम क्या हो जाता है, जो हम ओरिजिनल वॉल्यूम लेते हैं उससे कम हो जाता है, तभी तो नेगेटिव डेविएशन है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml से लेस होना चाहिए। तो हमारे पहले वाले का आंसर क्या आना चाहिए, लेस होना चाहिए। और क्योंकि ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हमारे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। लेट्स जस्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। इसका 2 पार्ट भी देख लेते हैं, देन विल गो फॉर द सॉल्यूशन। रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू बॉक्स। मैं इसको रिमूव कर रही हूँ भाई, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक, अदरवाइज आई विल रिमूव इट। आई विल गिव टाइम टू यू टू टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। देखो इसमें रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस। He said this would keep the cold drink bottle cold for a longer time, है ना, ज्यादा समय के लिए इसको ठंडा रखता है। ओके गॉट इट।
तो क्या हो गया इसका मतलब, सोचो ये क्वेश्चन कहाँ से है, यहाँ पे जो आइस है उसको लॉन्ग टाइम तक रखने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड टॉक है ना, फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है ये। और आपको पता है कि जब हम सॉल्ट को ऐड करते हैं तो देयर विल बी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या हो जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो मतलब क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो रितेश सजेस्टेड एडिंग सॉल्ट टू द बॉक्स कंटेनिंग आइस, ही सेड दिस वुड keep the cold drink bottle colder for longer time. It is due to डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं सोल्यूशन में तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो दैट वुड बी द रीजन। तो मेरे ख्याल से बच्चे दोनों ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। और चलो एक बार इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये मैंने सोल्यूशन यहीं पे पेस्ट भी किया हुआ है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई डेटा ही लिया गया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, और आपके लिए चीजें बहुत ईजी कर दी गई हैं जिससे आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको डायरेक्ट यहाँ से कवर करो कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए। द वॉल्यूम विल बी लेस देन 100 ml. ओके, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन फिनॉल एंड एनिलीन आर स्ट्रॉन्गर देन phenol and aniline which results in decrease in the volume. That's okay, we have done that. Next है salt lowers the freezing point of the water, that is it leads to depression in freezing point. This will delay the melting point of the ice. ये क्या कर देगा, ये melting point of the ice को delay कर देगा। Okay, चलो भाई, so let's move ahead to the question number 2. तो ये हमने यहाँ पे देखा B part। देखो यहाँ पे इन्होंने पहला क्वेश्चन आपका MCQ का पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ गया जो इन्होंने थ्योरेटिकल पूछा जिसमें इन्होंने ए पार्ट में ये क्वेश्चंस पूछे हैं और यहाँ पे इसमें इन्होंने बी पार्ट में कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे हैं। लेट्स सी दैट कि वो क्या होते हैं, चेक करते हैं इन्हें। BaCl2 on reaction with Na2SO4 in aqueous solution gives white PPT. If the two solutions are separated by a semi-permeable membrane, will there be appearance of a white PPT due to osmosis? Okay, तो बच्चे भाई osmosis phenomena में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू किसका मूवमेंट होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ओनली, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है। तो यहाँ तो ये प्रेसिपिटेट की बात कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कौन बनाता है, BaCl2 रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, विल देयर बी अपीयरेंस ऑफ व्हाइट पीपीटी ड्यू टू ऑस्मोसिस? तो आंसर है नो, नहीं होगा। क्या दिया इन्होंने, precipitate of BaSO4 will not appear as osmosis involve movement of solvent molecules and not solute। तो यहाँ पे precipitate प्रेशर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मूवमेंट जो होता है वो सॉल्वेंट का होता है, सोल्यूट की बात नहीं होती, सोल्यूट का कोई मूवमेंट होता ही नहीं है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे ये रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी, इनको जब इन्होंने सेपरेट कर दिया तो यहाँ रिएक्शन नहीं हो पाएगी, तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन ही कैसे होगा। Why does water stop boiling? Sugar is added to. Okay, that's good. तो यहाँ पे सिंपली अब आप क्या कर रहे हैं, वाटर में आप शुगर ऐड कर रहे हैं, अगेन नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर रहे हो सॉल्वेंट में। तो अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट में बात करूंगी तो बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा है कि बॉइलिंग पॉइंट में वहां पे क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, राइट? आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे है। तो sugar being a non-volatile solute lowers the vapor pressure above the solution. This leads to elevation in boiling point. तो hopefully clear to all of you. Take a screenshot. ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो and you will be able to solve these kind of questions. Let's move ahead. तो next question हमारा आता है, ये भी हमारा इसी सेशन का है, that is 25-26. What will be the vapor pressure of 1 molar aqueous solution? I told you कि एक इन्होंने एमसीक्यू में क्वेश्चन डाल दिया 1 मार्कर, फिर इन्होंने यहाँ पे 3 मार्कर के इन्होंने यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कहाँ से ले लिए, इन्होंने यहाँ पे सिंपली आपने देखा आपका ये जो नेगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन से ले लिया, कुछ ऑस्मोसिस से ले लिया, थ्योरी पार्ट से ले लिया, और उसके अलावा एक न्यूमेरिकल भी ऐड करते हैं 3 नंबर का। लेट अस चेक दैट। What will be the vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2 assuming dissociation of MgCl2 to be 70 mole%? Okay, that's good. Vapor pressure of pure water is that, है ना? तो ये दिया हुआ है। तो लेक्चर नंबर 8 में मैंने ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से कराया हुआ है बच्चे, अगर आपने नहीं देखा तो आप सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 8 का न्यूमेरिकल पार्ट जरूर चेक कर लेना, उसमें आपको ये सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हैं। अभी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। यहाँ पे क्या दिया है देखो, इन्होंने मोलालिटी दे दी, इन्होंने 1, ओके, उन्होंने यहाँ पे वेपर प्रेशर प्योर का दे दिया, मतलब P1 नॉट दे दिया 23.8 mmHg, ठीक है। और व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर, यानी कि दे आर आस्किंग फॉर द PS, ये पूछ रहे हैं
आई क्या लेंगे भाई, मैंने आपको बताया था MgCl2 है, अगर ये कंप्लीट आयनाइज होगा तो Mg2++2Cl माइनस में आयनाइज होगा तो I की वैल्यू 3 होगी। बट यहां पे इन्होंने कह दिया कि इट इज 70% डिसोशिएटेड, इट्स नॉट कंप्लीटली डिसोशिएटेड, इट इज 70% डिसोशिएटेड। तो बच्चे क्या करना है आपको, सिंपल आपको जो I की वैल्यू लेनी है 3 का 70% लेना होगा, बस यही यहां पे ट्रैप है। तो ये आपको लेना पड़ेगा 2.1, ठीक है, इट इज नॉट 3, इट इज 2.1, यहीं से गलती होने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी हमारा क्या है, मोलालिटी इन्होंने 1 दी है, तो यहाँ पे इन्होंने मोलालिटी वाला कंसेप्ट भी लिया हुआ है जो मैं मोलालिटी में हमेशा बताती हूँ। तो 1 मोलल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स आपको क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे 1, और यहाँ पे तुम्हें मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि वाटर का मास दिया है, दिस इज 1000 ग्राम। ये डेटा मैंने डिस्कस किया हुआ है कहाँ पे, जब हमने मोलैरिटी पढ़ा हुआ है वहां पे भी मैंने ये कंसेप्ट सिखाया हुआ है। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज चेक दैट लेक्चर जिसमें मैंने मोलैरिटी बताया हुआ है। तो 1 मोलल का मतलब होता है कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट होते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आपको ये डेटा दिया हुआ है, और वाटर आपका सॉल्वेंट है तो आपको मोलर मास वाटर का पता है कितना होता है मोलर मास वाटर का, तो इट इज व्हाट, तो ये होता है आपका 1000 डिवाइडेड बाई 18 हम लोग कर लेंगे, मैं डायरेक्ट पहले मोलर मास लिख देती हूँ, 18 होता है। तो n निकाल लेंगे यहाँ से, n वाटर क्या हो जाएगा, n वाटर विल बी 1000 डिवाइडेड बाई 18 एंड दिस विल बी 55.5, ठीक है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चंस हैं जो हमेशा करने ही होते हैं। तो आपको यहाँ पे n सोल्यूट का भी पता चल गया, n सोल्यूट का कितना हो गया, दिस इज 1, और वाटर का आपको पता चल गया। तो आप सिंपल अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन से कंसेप्ट से क्वेश्चन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें आपने पढ़ा था P1 नॉट माइनस PS अपॉन में P1 नॉट इक्वल्स टू I इंटू N2, आई राइट हियर डायरेक्टली N2 अपॉन में, या फिर मैं लिख देती हूँ N सोल्यूट कर दो, N सोल्यूट अपॉन में N सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बट बच्चे ध्यान रखना मैं दोनों लिख देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम इसको बाद में करते हैं जब डाइल्यूट ज्यादा होता है। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है, रख के देख लो। तो P1 नॉट कितना दिया है आपका 23.8 माइनस PS अपॉन में 23.8, I कितना हो गया 2.1, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल सोल्यूट 1 हो गया अपॉन में 1 प्लस 55.5। तो दिस विल बी योर डेटा जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया है सॉल्व, यहाँ पे आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने सोल्यूशन आपके लिए पेस्ट कर दिया था, आप इसे देखो, वही चीज होती है, यहाँ पे डायरेक्ट बताया हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो ये इन्होंने पूरे मेथड से सॉल्व किया, हमने डायरेक्ट ही निकाल लिया था कि 3 था, तो कितना आएगा आपका। लेकिन बच्चे इसमें एक चीज और करनी है, जैसे हमने यहाँ पे 70% किया था ना, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट होता है ट्रिक, लेकिन आप चाहो तो इसे ऐसे भी कर लो, ये 70% है, तो मैं यहाँ पे दूसरा वाला मेथड भी आपको क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कई बार इससे ना बच्चों को कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत भी आती है। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ आपको, जैसे मैंने लेक्चर में बताया था कि I आपका वैसे 3 आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे हम I को 70% बोला है, तो हम डायरेक्ट ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि n तुम्हारा कितना है इस केस में 3, अल्फा तुम्हारा कितना हो गया 70%, मतलब 70% का मतलब होता है 0.7 अल्फा है। तो तुम इस वाले फॉर्मूले को यूज करके I निकाल लो, अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन में n-1, इस फॉर्मूले को पुट करके यहाँ से आप I निकालेंगे, और I की वैल्यू यहाँ पे आपकी अलग से आ जाएगी, ठीक है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो ये हमारी 2.4 आएगी, उस तरह 7.1 2.1 आ जाती है, पर एग्जैक्ट डेटा के लिए आपको ये वाली लेनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये ले लो, ठीक है। उस तरह हमारी 2.1 आ रही थी, यहाँ पे आपने पूरा ऐसे एक्चुअल में हो जाएगा कंप्लीटली आयनाइज नहीं है, तो इस वाले मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो 2.4 आके एग्जैक्टली डेटा आ जाएगा। यू कैन डू इन दिस मैनर ऑल्सो, दिस वुड बी द मोर करेक्ट आंसर, बिकॉज क्या है कि थोड़ा सा भी वेरिएशन आगे की तरफ आ जाएगा फाइनल आंसर में, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए इस सेशन के सैंपल पेपर में जो आए हुए थे। लेट्स मूव टू दी लास्ट ईयर सेशन, यानी कि सैंपल पेपर 24-25 में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखो भाई, नाइट्रोजन गैस इज सॉल्युबल इन वाटर एट टेम्परेचर 290
3 केल्विन, द वैल्यू ऑफ के इज दिस। ठीक है, ये सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन गैस सॉल्युबल है वाटर में, इस टेम्परेचर पे वैल्यू ऑफ केएच आपकी दी हुई है। हाउ वुड द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन वेरी, इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम एट द टेम्परेचर अबव दिस। ठीक है, टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी और रिमेन सेम। इफ द वैल्यू ऑफ केएच राइजेस टू दिस, if the value of KH rises to this, okay, got it। तो सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, KH जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ती है, लेकिन सॉल्युबिलिटी जो होती है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ KH। अगर KH की वैल्यू बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी। रिमेंबर, इफ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस KH डिक्रीजेस, KH इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, चेक कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर नाइट्रोजन गैस बिकम्स लेस सॉल्युबल बिकॉज इट्स KH वैल्यू इंक्रीजेस। ठीक है, ये इंक्रीज करेगी। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई, आपकी सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज हो रही है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, क्लोरोफॉर्म, इसका इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, एसीटोन इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया है, इन दोनों को इन्होंने मिक्स किया और एजियोट्रॉप्स बनाया। वेरी गुड, मैं इसको रिमूव करूंगी। नाउ विल सॉल्व द कंसेप्ट ऑफ एजियोट्रॉप्स। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है मैंने, और कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले ही बताती हूँ कि क्लोरोफॉर्म में जब हम लोग एसीटोन ऐड करते हैं तो उस केस में तुम्हारा सोल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, और जो नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन शो करते हैं वो पॉजिटिव, वो हमारे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। सारा कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है लेक्चर में, आपने अगर नहीं किया है आप जाके चेक करो, क्योंकि ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। मैक्सिमम बॉइलिंग से मतलब क्या होता है कि जैसे दो लिक्विड है, जिससे आप जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उनके जो इंडिविजुअल आपके बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो दोनों लिक्विड उससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइल करेंगे। दैट इज द कंसेप्ट। ठीक है, जो भी उनका ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट है उससे वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है कि बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म का कितना है, 61.2 डिग्री सेल्सियस, और एसीटोन का कितना है 56 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी हमारा सोल्यूशन बनेगा, सिंस इट इज शोइंग नेगेटिव डेविएशन, तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों वैल्यूज से ज्यादा पे ही बॉइल करेगा। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या दिया है इन्होंने बोला है predict whether the boiling point of azeotrope will be 60 degree Celsius, 64.5 degree Celsius and 54. So you can easily predict. Simple question हो गया अगर आपको concept clear है। जो मैक्सिमम है आपका 61.2 है, 56 है, इससे ज्यादा होगा तो तुम्हारा देखो 60 इससे कम है, यहाँ 54 इससे कम है, तो क्या हो जाएगा, ओनली आंसर इज 64.5। ठीक है, यू कैन डू इट। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, और इसीलिए मैं कहती हूँ सोल्यूशन चैप्टर अगर आपने कंसेप्चुअली किया हुआ है तो आप बहुत इजीली इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है, देखो इन्होंने भी निकाला हुआ है आंसर, दैट इज 64.5। यू कैन रीड इट आउट और इसे स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। और कहीं कोई कंफ्यूजन है, आई एम अगेन सेइंग दैट कि आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो कि मैम मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, डेफिनेटली आई विल डिस्कस प्रॉपर्ली विद यू सो दैट यू कैन गेट सॉल्यूशंस, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अ सोडा बॉटल विल गो फ्लैट यानी कि लूज इट्स फिज फास्टर इन श्रीनगर देन इन दिल्ली। ओके, दैट्स गुड। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट, व्हाई और व्हाई नॉट, है ना। ये कह रहे हैं कि जो सोडा वाटर बॉटल होती है वो अपना जो उसका जो फिजीनेस होता है वो उसे जल्दी लूज करता है श्रीनगर पे देन इन दिल्ली, है ना। लग रहा है आपको ऐसा ये होता होगा। व्हाट इज फिजीनेस, जैसे बॉटल खोलते हो तो वो जो झाग सा निकलता है दैट इज फिजीनेस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि श्रीनगर पे जल्दी हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, बिकॉज आपको पता है कि जब हम बेसिकली पहाड़ों की तरफ जाते हैं प्लेन से, तो उस केस में हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होने की वजह से जो आपको पता है कि जो हमारा हेनरीज लॉ कहता है उसका ये एक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है, वो ये कहता है कि अगर आपका प्रेशर इंक्रीज करेगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी आपकी लिक्विड में इंक्रीज करेगी। तो सिंस वहां पे प्रेशर लो है और प्रेशर लो है तो क्या हो जाएगा, आपकी फिजीनेस भी जल्दी आउट हो जाएगी। तो दैट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ, बिल्कुल सही बात है।
और देखते हैं एट हायर एल्टीट्यूड इन श्रीनगर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लोअर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चे यहाँ पे लोअर है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। Therefore, carbon dioxide dissolved in water will be lesser at Srinagar, making soda go flat faster. Hopefully clear to all of you. कोई confusion नहीं होना चाहिए. It is based on Henry's law, right? What is the next question? How does sugar help in increasing the shelf life of the product? तो शुगर कैसे हेल्प करती है? शुगर यहाँ पे हेल्प करती है किसी भी प्रिजर्वेटिव की तरह। जैसे आपने एक बहुत पॉपुलर केस पढ़ा होगा ऑस्मोसिस फिनोमेना में, मैंने भी डिस्कस किया हुआ है मैंने लेक्चर में, कि ऑस्मोसिस फिनोमेना में जो मीट वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए उसमें नमक डाला जाता है, शुगर डाली जाती है। व्हाई इट इज सो? क्योंकि जो उनके ऊपर ओपन में बैक्टीरियाज ग्रो हो जाते हैं, तो बैक्टीरिया पे जब हम सॉल्ट डाल देते हैं तो वो हमारा उसका नेचर क्या हो जाता है, दैट विल बिकम हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक नेचर की वजह से जो बैक्टीरियाज हैं उनके अंदर का वाटर, मतलब उससे वाटर्स में एक्सो ऑस्मोसिस शुरू हो जाता है और वो श्रिंक हो जाते हैं, सारा वाटर उनका आउट हो जाता है और श्रिंक होके वो डाई हो जाते हैं। तो बैक्टीरियाज ग्रो नहीं करते, अगर होते भी हैं तो वो डाई हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रिजर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ शुगर इन सॉल्ट। ये उसी एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, दैट वी हैड डन ऑलरेडी इन ऑस्मोसिस लेक्चर। प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बाय एडिंग शुगर सॉल्ट प्रोटेक्ट अगेंस्ट द बैक्टीरियल एक्शन। दो ऑस्मोसिस ऑफ बैक्टीरियम on can fruits lost water shrivel and die? That's it, same question. Preservation of fruit पे question है ये, you can do it from here. Okay, now take a screenshot. अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसमें वो स्क्रीनशॉट लेके read it out. Okay, let's move ahead. Next question. An experiment was carried out in the laboratory to study depression in freezing point. 1 molar aqueous solution of AlNO3 whole thrice and 1 molar aqueous solution of glucose were taken. Okay. From the given figure, identify solution 1 and solution 2. Give a plausible reason for your answer. Okay. बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। इन्होंने कहा है कि एक आपकी स्टडी की गई, उसमें इन्होंने दो तरह के सॉल्यूशंस लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल। एक इन्होंने लिया AlNO3 होल थ्राइस, दूसरा इन्होंने ले लिया ग्लूकोज। ठीक है, सिंपली। अब कह रहे हैं आपको इस ग्राफ को देके बताना है कि कौन सा आपका सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 कौन सा क्या होगा। ये तो इन्होंने सॉल्वेंट लिया हुआ है। तो बच्चे देखो, बहुत अच्छे से इस कंसेप्ट को हमने सीखा हुआ है लेक्चर में। आपने देखा था कि जब हम कोई सोल्यूशन लेते हैं तो वो सोल्यूशन जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर सॉलिड कंपोनेंट के, सॉल्वेंट कंपोनेंट के बराबर हो जाता है तो वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहां से ये मुझे बता रहा है कि सोल्यूशन ए का फ्रीजिंग पॉइंट ये है, सोल्यूशन 2 का फ्रीजिंग पॉइंट आपका ये है। ठीक है, अब आपको बताना है कि अब आप कैसे बताएंगे कि कौन सा सोल्यूशन 1 है और कौन सा सोल्यूशन 2 है। तो यू कैन इजिली गेट इट फ्रॉम दिस डेटा। आपको पता है दोनों के कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है और आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा किसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो एज ऑल ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि यहाँ पे Al है तो Al हमारा किस में टूटेगा, Al3 प्लस में प्लस 3NO3 माइनस में, राइट। तो इसका मतलब इस केस में जो I की वैल्यू आ गई वो 4 आ गई और ग्लूकोज हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसमें I की वैल्यू 1 है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इसमें है तो यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसमें इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि देयर विल बी मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ने का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा वो हमारा बेसिकली सोल्यूशन AlCl3 का होगा और जिसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम नहीं होगा वो हमारा होगा ग्लूकोज का। तो आप यहां से देखो किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हमारा T2 का है और T1 का फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हुआ है लेकिन वो इतना नहीं हुआ है। तो वी कैन प्रेडिक्ट फ्रॉम हियर कि देखो जो सोल्यूशन 2 है तो फ्रॉम दिस डेटा वी कैन प्रेडिक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ग्राफिकल, सोल्यूशन 2 हमारा AlNO3 होल थ्राइस का होना चाहिए, राइट। और जो सोल्यूशन 1 है हमारा वो हमारा ग्लूकोज का होना चाहिए। इट इज फ्रॉम द ग्राफ दैट वी कैन प्रेडिक्ट। ठीक है, ये हम इससे कर सकते हैं। लेट अस चेक द आंसर। क्या कह रहे हैं ये, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इन डाइल्यूट सॉल्यूशंस द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। ये आपको एक पैटर्न भी बताता है कि आपको ऐसे बोर्ड्स में आंसर लिखने हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट इज इंटरप्रेटेड दैट सोल्यूशन 2 शोज मोर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1 मोलर AlNO3 होल थ्राइस। ये थोड़ा सा यहाँ पे डेटा में थोड़ी सी गलती है, यहाँ पे NO3 होल थ्राइस होगा ये।
दिस इज NO3 होल थ्राइस, राइट? दोनों जगह इसमें करेक्शन नीडेड है. ओके. हैज हायर I वैल्यू देन दैट ऑफ 1 मोलर glucose. तो 1 molar NO3 whole thrice will have higher depression. Hence solution 2 is AlNO3 whole thrice, solution 1 is Al glucose solution, right? तो इस तरह से बच्चे आप कर सकते हैं इजिली conceptually इस क्वेश्चन को, राइट? तो लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. तो आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. What is the next question? The osmotic pressure. ये भी हमारा 24-25 यानी कि लास्ट सेशन से ही है. The osmotic pressure of a solution of cane sugar was found to be this, यानी कि पाई दे दिया आपको इतने टेम्परेचर पे, इतने केल्विन पे. If solution was diluted 5 times, okay, solution को इन्होंने 5 times dilute कर दिया. Calculate the osmotic pressure at the same temperature. How can the osmotic pressure of the given cane sugar solution be decreased, changing its volume? Give a reason for your answer. ठीक है भाई बच्चे, ये सिंपल क्वेश्चन है. इसमें आपको पता है कि हमारा पाई का फॉर्मूला क्या होता है. पाई इक्वल्स टू N2/VRT. दिस इज द फॉर्मूला दैट वी नो. और केन शुगर है तो आई की वैल्यू तो हमारी 1 हो गई, तो आई तो नहीं रखोगे तो भी कोई बात नहीं है. पाई की वैल्यू आपको दी हुई है. पहली कंडीशन में V1 कह रहे हैं V, और दूसरी कंडीशन में V2 कह रहे हैं आपके साथ 5V. 5 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया गया है. तो डायरेक्ट आप इस सोल्यूशन को चेक कर लो. आपको तो पता है पाई दिया है, V1 V है, V2 V हो गया, तो आपने इसका रेशियो निकाल लेना है π1/π2 करके, और आपने डेटा रखा तो π2 हमारा डेटा डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा. तो ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के. ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है केन शुगर का वो डिक्रीज हो जाएगा विद डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर. ये हमारा इसका आंसर है. जो नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने पूछा हुआ है कि हाउ कैन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द गिवन केन शुगर कैन बी डिक्रीज चेंजिंग इट्स वॉल्यूम. तो वॉल्यूम से अगर हम लोग देखेंगे, गिव अ रीजन, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो केन शुगर का हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर. वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो दैट विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमारा हो गया. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी पेपर में, ये और में क्वेश्चन था तो उसको देख लेते हैं. While giving intravenous injections to the patient, the doctor take utmost care of the concentration of solution used. Why it is necessary to check the concentration of the solution? Very good question. तो अगेन आपका कंसेप्ट किस पे आ गया? आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी RBCs होती हैं वो हमारी आइसोटोनिक होती हैं 0.9% सलाइन सोल्यूशन के साथ. ठीक है, तो अगर हमने इससे ज्यादा लिया, अगर हम RBCs को प्लेस करेंगे मोर देन 0.9% में, तो RBCs क्या हो जाएंगे भाई, मोर में करेंगे तो RBCs हमारी बेसिकली एक्सोऑस्मोसिस शो करेंगी, और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये श्रिंक हो जाएंगी. राइट, तो ये हमारा सोल्यूशन कैसा होता है, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता है बच्चे. ठीक है, और अगर हमने इसको लेस देन 0.9 में डाला परसेंट सोल्यूशन में, सलाइन सोल्यूशन में, तो RBCs हमारी क्या हो जाएंगी, स्वेलअप हो जाएंगी. यहाँ पे एंडोऑस्मोसिस होगा. ठीक है, एंडोऑस्मोसिस होगा और ये स्वेलअप हो जाएंगी, और स्वेलअप होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, बेसिकली बर्स्ट हो जाएगी. यहाँ पे श्रिंक हो जाती है और यहाँ पे ये बर्स्ट हो जाती है. इसीलिए अटमोस्ट केयर रखी जाती है विद दैट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. क्या दिया है, while giving intravenous injection to the patients, utmost care of concentration of the solutions to be taken. The solution must have same concentration as that of blood cells. If the solution becomes more concentrated, then concentration of blood will lead to shrinking of blood cells and fluid will start flowing out. Endoosmosis हो जाएगा यहाँ पे. और यहाँ पे क्या दिया हुआ है इन्होंने, if concentration is less concentrated, then concentration of the blood lead to the swelling up of with the both. यहाँ पे इन्होंने ये बात गलत लिख दी भाई, because एक मिनट, just 1 minute, I'll check this. Solution must have the same concentration of solution. ठीक है, if the solution become more concentrated, this will lead to the shrinking of blood cell start flowing out. Because of endoosmosis, the concentration is low. ये this is wrong. इसको चेक करेंगे भाई, this is wrong. यहाँ पे एक्सोऑस्मोसिस होता है और एंडोऑस्मोसिस होता है आपको स्वेलअप में. जब एंडोऑस्मोसिस होगा तो स्वेलअप होगा, जब एक्सोऑस्मोसिस होगा तो इसको चेक करेंगे. इसको अभी यहाँ पे मैंने स्टार मार्क लगा दिया, विल सी दैट. ठीक है, तो ये चीज हमारी यहाँ पे, आप ये कंसेप्ट याद रखो, दैट इज ओके. नाउ अ सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वाज ऑब्टेन्ड, ये भी हमारा लास्ट सेशन का ही क्वेश्चन है. अ सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वाज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 × 10⁻²kg, ठीक है, ऑफ फिनॉल इन 1 kg ऑफ बेंजीन.
Experimentally, it was found to be 73% associated. Calculate the depression in freezing point recorded. बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है जो आपका आता है हमेशा से. ये भी देखो, अगेन हम पैटर्न को अगर चेक करें, हमारा पर्पस होना चाहिए व्हाट शुड बी द पैटर्न. तो ये देखो एक न्यूमेरिकल आ गया है लास्ट सेशन में, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ गए आपके ऑस्मोसिस फिनोमेना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले कंसेप्ट से, और ये तुम्हारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन आ गया, और ये तुम्हारा ये भी एक सोडा बॉटल वाला हेनरीज लॉ से आ गया. तो ऑलमोस्ट हमारा वही पैटर्न होता है, हर पूरे चैप्टर को बैलेंस करके पूछा जाता है, राइट. तो इस चीज को ध्यान रखना है बच्चे आपको. तो लेट अस चेक दैट. हम इसको देख लेते हैं. तो सोल्यूशन ऑफ फिनॉल वाज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 2 × 10⁻⁻² kg ऑफ फिनॉल इन 1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन. एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दिस एसोसिएटेड. तो क्या दिया है तुम्हारा, फिनॉल वाज ऑब्टेन्ड, ठीक है. तो यहाँ पे फिनॉल का W2 दिया है 2 × 10⁻⁻² kg, है ना, और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, 1 kg. इट वाज फाउंड टू बी 70%, मतलब अल्फा तुम्हारा 0.73 दे दिया गया है. डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको निकालना है. तो डेल्टा TF इक्वल्स टू आपका क्या फॉर्मूला लगेगा, I × KF × M. सिंपल. और I कैसे निकलेगा भाई, I आपको पता है I निकलेगा आपका अल्फा की मदद से. अल्फा इक्वल्स टू I - 1 N - 1 फॉर्मूले से I निकलेगा. I को यहाँ प्लेस कर देना है. तो जो हमने कंसेप्ट सीखे हुए हैं उसी को अप्लाई करोगे, विल गेट द आंसर. लेट अस चेक दैट. एक बार चेक कर लेते हैं. सेम वही चीज है. यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, एसोसिएटेड है तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हो गया ना बच्चे, 1/n. बस ये ध्यान रखना, फिनॉल एसोसिएटेड हो रहा है तो एसोसिएटेड में तुम्हें यहाँ पे 1/n रखना पड़ेगा. डिसोसिएशन में तुम्हारा होता है, डिसोसिएशन में होता है n-1. ठीक है, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, और लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप उसे चेक करो. तो ये फॉर्मूला हो गया आपका. देखते हैं अब एक बार. देखो अब यहाँ पे क्या है, ये एसोसिएटेड है, पूरा मेथड लगाया है, इसको जरूरत नहीं है. आप सिंपल अल्फा इक्वल्स टू I - 1 अपॉन में 1/n-1 फॉर्मूला पुट करो, और n की वैल्यू यहाँ पे बच्चे 2 रखो क्योंकि डाइमर बनता है. इससे आपने क्या निकाल लेना है, I निकाल लेना है, और I आपका आ जाएगा 0.635. यही आ जाएगा डेटा. पूरी तरह से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा. अब तुम्हें सिंपल फॉर्मूला लगा देना है, डेल्टा TF विल बी इक्वल टू I × KF × M. अब सारी चीज आपको दी हुई है, आप इसे रखो एंड यू विल गेट द आंसर. इट इज रिटन ओवर देयर. ये नीचे वाला पार्ट आपका इतना रह गया, ऊपर वाले के लिए हमने शॉर्टकट ट्रिक लगा ली. इसे सॉल्व करो. ठीक है बच्चे, चलो भाई. तो ऐसे हमने देखा कि कैसे हमने न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करे. तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ आपके साथ सैंपल पेपर के PYQs डिस्कस करे हैं, तो इसी तरह आपने सारे सैंपल पेपर के PYQs को सिस्टमैटिकली चलना है. एक पैटर्न होता है पूरे पेपर का, उसमें सिंपली बैलेंस पेपर पूछा जाता है. तो होपफुली आपको सोल्यूशन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा. इसी तरह जैसे मैंने आपको अभी 25, 26 के, 24, 25 के सैंपल पेपर क्वेश्चंस कराए हैं, आप इसमें आगे वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करो और होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. एंड इफ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन और एनी डाउट देन प्लीज मेंशन इन द चैट बॉक्स. कमेंट बॉक्स पे आप मेंशन करो, और अगर आपको दिक्कत आई तो मैं आगे आपके साथ और क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, बट आई थिंक यहाँ तक सफिशिएंट है. तो विद दिस वी आर डन विद द सॉल्यूशन टॉपिक. तो थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट लेक्चर के साथ. थैंक यू सो मच.